हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रवीण कुमार और मेरे साथ जुड़ चुके हैं विवेक राज, जो कि क्रिकेट जगत के बहुत ही जाने माने और बहुत ही जानकार व्यक्ति हैं। और विवेक जी, आपका हम स्वागत करेंगे। जी, बहुत बहुत क- धन्यवाद आपका। जी। तो दोस्तों, देखा हमने कल कि भारत वर्सेस न्यूजीलैंड का जो 3 ओडीआई श्रृंखला था, उसका पहला श्रृंखला जो हुआ कल, उसमें भारत ने 4 विकेट से विजय प्राप्त की है। उसमें विवेक जी, आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए प्रवीण जी, भारत के लिहाज से ये जीत बहुत मायने रखता है क्योंकि 27 वर्ल्ड कप आ रहा है और आप नहीं चाहते हैं कि आपका जो कॉम्बिनेशन है वो बिगड़े और जीत जो है आपको जीत के साथ-साथ आपका जो आत्मविश्वास है वो भी बढ़ाता है। आपको सीख तो देता है कि भारत में थोड़ा-सा भी कमी है उस चीज़ को आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ जीत एक आत्मविश्वास का काम करता है। तो आप देखते हैं कि जो टी20 वर्ल्ड कप अभी हो रहा है, जी। उसमें भारत पिछला 10 श्रृंखला जीत चुका है। तो जो वर्ल्ड कप अभी आएगा, इसमें भारत का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो आत्मविश्वास का जो स्तर है, वो काफ़ी बढ़ गया है क्योंकि भारत पिछला 10 श्रृंखला में एक भी श्रृंखला नहीं हारी है। जी। ठीक इसी प्रकार ओडीआई श्रृंखला का भी जो फाउंडेशन है, यहीं से तैयार होगा कि भारत 2027 वर्ल्ड कप में किस तरह से जा रहा है और किस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है। बात करें इस मुकाबले के तो भारत ने पहले टॉस जीत कर गेंदबाजी करने का फैसला किया। जी। न्यूजीलैंड बल्लेबाजी करने आई, पिच थोड़ा-सा उस समय अच्छी खेल रही थी। न्यूजीलैंड ने अच्छा शुरुआत किया, फिर हर्षित राणा 2 विकेट वहाँ पे ले आके लेके जाते हैं। तो जो साझेदारी है उसको तोड़ते हैं। उसके बाद धीरे-धीरे न्यूजीलैंड स्टिचेस करके डेरिल मिचेल के कंट्रीब्यूशन से थोड़ा-थोड़ा सबके कंट्रीब्यूशन से 300 तक पहुँच जाती है किसी हाल में। जी। तो 300 उस विकेट पे काफ़ी चैलेंजिंग टोटल था क्योंकि वो आप आंकड़ा भी देखे होंगे कि 284 रन वहाँ पे एवरेज स्कोर है और 250 से ज़्यादा वहाँ पे चेज़ नहीं हुआ था। तो 300 रन जी। चेज़ करना एक बड़ा भारत के लिए मनोवैज्ञानिक भी तरीके से और आत्मविश्वास के तरीके से भी बहुत जी। बड़ी बात थी। आपको क्या लगता है, कल 300 से ज्यादा भी बन सकता है, जैसे कि दोनों ओपनर्स ने शुरुआत की थी। जी, जी। और यदि बन सकता था तो न्यूजीलैंड ने कहाँ पे गलती की और भारत ने कहाँ पे कमबैक किया, इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, आपको ये भी नहीं भूलना होगा कि जो ये न्यूज़ीलैंड की साइड है काफ़ी युवा साइड है, यंग क्रिकेटर को न्यूज़ीलैंड आज़मा रही है 27 वर्ल्ड कप के लिए। तो ये देखने वाली बात हमने ये महसूस किया कि जिस तरह से मुकाबला चला तो ये साफ तौर पे पता चल रहा था कि इनमें एक्सपीरियंस का कमी है जी। और ख़ास तौर पे ये देखने को मिलता है जब आप युवा टीम के साथ उतरते हैं, तो वो सीखते हैं बनिस्बत कि वो पहले मुकाबले में आप उनसे एक्सपेक्ट करें कि वो आके आएँ और धुआँधार पारी खेलने लगे। तो ये पहला कारण था। दूसरा जो भारत का जो गेंदबाजी का स्तर है, जो क्वालिटी वाइज़ है, भारत के पास कुलदीप यादव हैं, रवींद्र जडेजा हैं, हुँ। फिर मोहम्मद सिराज कल थे, हर्षित राणा का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। जी। तो भारत का गेंदबाजी भी एक उसका एक बहुत बड़ा कारण है जी। कि न्यूजीलैंड जिस समय पे एक्सेलरेट करना चाह रही थी, वो नहीं किए नहीं और कर उससे बड़ा बात जो श्रेयस अय्यर का जो थ्रो आपने देखा था कि किस तरह से वो ग्राउंड डायरेक्ट। कवर करके डाइव करते हुए एक हाथ से थ्रो मारे और जी। ब्रेसवेल जो उनके कैप्टन थे, उनको आउट कर दिया। वहाँ पे अगर पार्टनरशिप हो जाता, तो जी। ये 320-25 रन के लगभग बन सकता था। तो भारत ने वहाँ पे कमबैक किया। उसी 320 ये 25 रन यदि बनते तो भारत के लिए भी मुश्किल हो सकती थी, बट काफी अच्छे बल्लेबाजी की भारतीय बल्लेबाज ने। और गेंदबाज, अब आगे बात करते हैं हम लोग भारतीय टीम के बारे में। तो भारतीय टीम के सामने जो 301 का लक्ष्य था, वो काफी बड़ा लक्ष्य भी था और सिमिलर भी बोल सकते हैं, ज्यादा बड़ा भी नहीं था। बट भारतीय बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी करते हुए, विराट कोहली ने जैसे बल्लेबाजी की, शुभमन गिल ने जैसे बल्लेबाजी की, हर्षित राणा ने 2 विकेट के साथ 29 रन की बल्लेबाजी की। बहुत ही लाजवाब रहा परफॉर्मेंस। इस पे आप विराट कोहली ने जो पारी खेली, क्या लगता है आपको कि उनका जो 85th जो शतक छूट गया कल, वो पूरा हो सकता था क्या। देखिए, हर सिक्का का 2 पहलू होता है। आप एक तरफ से कह सकते हैं कि
85th जो उनका शतक था वो छूट गया, उनसे वो चूक गए। लेकिन उस सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि भारत मुकाबले जीत गया। जीत गया। और जब टीम आपका मुकाबला जीतता है, तो आप यही चाहते हैं, आप क्रिकेट इसलिए खेलते हैं कि आपका जो टीम है वो अच्छा परफॉर्मेंस करे, वो आपका टीम को जीत दिलाएँ। अगर आप मान लीजिए शतक भी बनाते और टीम उसके बावजूद हार जाती, तो उस शतक का कोई उतना महत्व नहीं रहता है। महत्व नहीं लेकिन रहता। थोड़ा-सा दर्शकों के लिहाज से आप कह सकते हैं कि जो हैप्पी एंडिंग होता है हर फ़िल्म में, हर मुकाबले के बाद, वो देखने को नहीं मिला। जी। लेकिन जिस तरह से विराट कोहली खेल रहे हैं, पिछला 7 लिस्ट जो मुकाबला था, जो आपको याद होगा, जो ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली 2 डक्स जी। किए थे, जी, उसके जी। बाद से 7 लिस्ट मुकाबला उसको कहते हैं, जो जो 50 लगातार ओवर का खेलते हैं। 50 ओवर का मुकाबला होता है। जी, जी। या तो इंटरनेशनल भी होता है और डोमेस्टिक भी होता है। तो डोमेस्टिक में भी 2 मुकाबला खेले इन्होंने, 1 शतक बनाया और 1 50 बनाया। जी। उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैच खेले, तीनों 2 में शतक और 1 में 65 नॉट आउट। और नॉट आउट। आज भी आकर जिस तरह से वो पहले बॉल से डोमिनेंस कर रहे हैं, ये आप आम तौर पे विराट कोहली के साथ एसोसिएट नहीं करते थे, क्योंकि जी। विराट कोहली इस टाइप के खिलाड़ी थे, क्योंकि जी। वो आके थोड़ा-सा टाइम लेते थे, सिचुएशन के हिसाब से खेलते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, विराट कोहली ये दिखा रहे हैं कि मैं क्यों विराट हूँ। जी। मैं इस मंच पे बिलॉन्ग नहीं करता हूँ, जी। मैं इस मंच को डिक्टेट करता हूँ। जी। और जब बात डिक्टेट का आता है, तो फिर विराट कोहली से बड़ा मैच विनर कोई नहीं है। कोई नहीं और है। वो ये दिखा रहे हैं बार-बार, पहली बॉल से आके वो अटैक कर रहे हैं कि जी। भाई तुम हमको रोकना चाहते हो तो रोक लो, अगर नहीं रोक सकते हो तो फिर शतक आएगा, 50 आएगा और भारत को हम मुकाबला ऐसे ही निकाल के लेके चले जाएँगे। जी। और वही हुआ, जब विराट कोहली आउट हुए तो लगभग ना के बराबर रन चेज़ था। जी, विराट कोहली ने तो शानदार बल्लेबाजी की ही। इसके साथ हम लोग लगातार देख रहे थे जो शुभमन गिल का परफॉर्मेंस नहीं था। कल उन्होंने भी अर्धशतकीय पारी खेली। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे उनके कमबैक के बारे में? देखिए, शुभमन गिल जिस टाइप के खिलाड़ी हैं, उनके लिए बात किया जा रहा था कि 2025 का जो साल है, वो एक ड्रीम साल है किसी भी बैट्समैन के लिए। जी। लेकिन जैसे-जैसे वो साल अपने अंत की तरफ आया, तो शुभमन गिल का परफॉर्मेंस डिप होने लगा। पहले वो टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते हैं, फिर टेस्ट टीम 2 के खिलाफ हार जाती है, तो एज़ अ कैप्टन, एज़ अ बैट्समैन उस पे काफ़ी दबाव था। उसके बाद उनका इंजरी भी हो जाता है, तो उनका परफॉर्मेंस उस लिहाज से भी उसके बाद उस लेवल का नहीं रहता है जो शुभमन गिल से आप एसोसिएट करते हैं। तो शुभमन गिल के लिए ये सीरीज़ पहला आपका इनका शायद मुकाबला था ओडीआई में, एज़ अ कैप्टन होम में, घर पे। जी। तो पहले मुकाबले में आके थोड़ा-सा शुरू में टाइम लिए, लेकिन जैसे-जैसे टाइम हमने बताया था, इस पे बात किया था कि ये पिच ऐसा है कि अगर आप शुरू में गेंदबाज को टाइम देंगे, तो आपका टाइम इस पिच पे बहुत अच्छा होगा। तो वही देखने को मिला शुभमन गिल के साथ भी, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस वो भी किए। और एक और खिलाड़ी हैं, जो श्रेयस अय्यर हैं। जी। जो वो भी इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं, और हाँ। उनका भी परफॉर्मेंस बाय द बॉल वन इतना लाजवाब है, स्पिन को इतना अच्छा खेलते हैं वो। जी। और ये भारत की खुशनसीबी कह सकते हैं कि एक से एक बढ़कर टैलेंट भारत के पास है। है। और किस लिहाज से टैलेंट है कि आप सोचिए, श्रेयस अय्यर जैसा बंदा जो आईपीएल में फाइनल जिताता है, दोबारा फाइनल पहुंचाता है, बल्ले से रन परफॉर्मेंस करता है, फिर भी उसका टी20 टीम में जगह नहीं बनता है। ये सिर्फ भारत में ही हो सकता है। अभी का हालिया फॉर्म देख के जैसे कि तिलक वर्मा अभी इंजर्ड हैं, जी। उनके जगह पे बात हो रही है कि शुभमन गिल या फिर श्रेयस अय्यर या फिर केएल राहुल, ये तीनों प्लेयर में से आप किसको प्रेफर करेंगे कि टी20 वर्ल्ड कप में उनका सिलेक्शन हो, या फिर कौन सा खिलाड़ी का सिलेक्शन होगा तो इंडिया के लिहाज से ज्यादा बेहतर होगा? देखिए, तिलक वर्मा जिस टाइप का खेल खेलते हैं, वो सिमिलर टू विराट कोहली था, जो विराट कोहली काम किया करते थे कि अगर ज़रूरत पड़े तो एक्सेलरेट भी कर सकते हैं, और जब ज़रूरत पड़े तो थोड़ा-सा गाड़ी को स्लो करके गेम को चला सकते हैं। तो इस टाइप का जो बैट्समैनशिप था, टीम शुभमन गिल में देख रही थी कि शुभमन गिल इस जो लेगेसी है उसको आगे बढ़ाएगी। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि कौन-सा खिलाड़ी किस समय परफ़ॉर्म कर रहा है। तो जो अभी श्रेयस अय्यर का जो ग्राफ है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी जी। श्रेयस अय्यर अपने लाइफ़ के सबसे बेस्ट फ़ॉर्म में है, तो उसको जी। यूटिलाइज़ करना होगा। जी। तो शुभमन गिल को थोड़ा-सा मेरे हिसाब से वेट करना होगा। और अगर बाय द वे तिलक वर्मा उस समय तक फिट नहीं होते हैं, तो श्रेयस अय्यर उनके लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट होंगे। और वो उस
प्लेस को कवर कर सकते हैं वर्ल्ड कप के लिए नंबर 3 और नंबर 4 का प्लेस है क्योंकि शुभमन गिल ओपन करते हैं, नंबर 3 खेल सकते हैं, नंबर 4 उनके लिए काफ़ी नीचा हो जाएगा। लेकिन श्रेयस अय्यर मिडल ऑर्डर का बैट्समैन है, वो 3, 4, 5 भी खेल सकते हैं। जी, ज़रूर। तो इस लिहाज से वो उनका बनता है। लेकिन मेरे हिसाब से तिलक वर्मा फिट हो जाएँगे वर्ल्ड कप के पहले। जी, हम भी यही कामना करते हैं कि तिलक वर्मा फिट हो जाएँ। नहीं हुए तो श्रेयस अय्यर के लिए भी आपको यदि तिलक वर्मा रहते हैं, तो क्या लगता है आपको श्रेयस अय्यर के लिए भी जगह बननी चाहिए जैसा उनका हालिया फ़ॉर्म है, वो देखते हुए? हाँ, हाँ, जी, बिल्कुल, श्रेयस अय्यर का भी कन्फर्म हम मेरे हिसाब से और सूत्र भी जो हम लोग के पास आते हैं, वो भी ये बता रहे थे कि श्रेयस अय्यर का चांस सबसे ज़्यादा है। लेकिन इस पे बीसीसीआई अभी ज़्यादा बात भी नहीं कर रही क्योंकि बीसीसीआई एक्सपेक्ट कर रही है कि श्रेयस अय्यर के पहले जो तिलक वर्मा है, वो ऑन टाइम फिट हो जाएँगे। आपसे बैट्समैन के बारे में जान के बहुत खुशी हुई। अब बात करते हैं बॉलर्स की और ऑलराउंडर्स की। जैसे पहले पहले इंडिया के पास हम लोग के पास हार्दिक पांड्या जैसे ऑलराउंडर हुआ करते थे। अभी वो कल की पारी हर्षित राणा की देख के थोड़ी-सी अच्छी लगी। हार्दिक पांड्या की झलक आ रही थी। तो क्या कहना चाहते हैं आप हर्षित राणा के बारे में? देखिए, हर्षित राणा काफ़ी टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, ये हम लोग जानते हैं। इस लिहाज से भी टीम उनको बैक कर रही है क्योंकि वो एक रेयर कमोडिटी है। रेयर कमोडिटी कहने का मतलब है कि वो 140 के स्पीड से पहला बॉल फेंकते हैं। उनके पास हाइट है, जिससे वो एक्स्ट्रा बाउंस प्राप्त कर सकते हैं और तीसरा चीज़ उनमें क्या है कि जो और बॉलर से उनको अलग बनाती है कि वो बैटिंग कर लेते हैं। जी। तो भारत में बहुत कम ऐसे खिलाड़ी हैं एज़ अ बॉलर देख ले आप मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, बुमराह, मोहम्मद शमी बहुत सारे गेंदबाज हैं जो बैटिंग नहीं कर पाते हैं। लेकिन हर्षित राणा उनको दूसरों से क्या अलग बनाती है कि उनको बल्लेबाज़ी करना आता है और बल्लेबाज़ी करना आना और बल्लेबाज़ी प्रेशर में करना ये दोनों 2 बातें होती हैं। और कल का जो सिचुएशन था एक समय मैच फँस गया था क्योंकि बैक टू बैक 3-4 विकेट गिर चुकी थी और हर्षित राणा पे प्रेशर था क्योंकि टीम बार-बार बैक कर रही थी। अब आप जानते हैं कि अगर हर्षित राणा इस टाइप के खिलाड़ी बन चुके हैं कि अगर उनका परफॉर्मेंस एक मैच में खराब रहता है, तो क्रिटिसिज़्म उन पे सबसे ज़्यादा होता है। उनको लोग कहने लगते हैं कि ये किसी कोटे से आए हैं, किसी पर्ची सिस्टम से आए हैं। तो ये सब थोड़ा-सा खराब बातें लगती है उनके खिलाफ सुन के लेकिन अगर उनको टीम सही मायने में अगर ऐसे ही बैक करते रही तो नंबर 8, नंबर 9 के लिए वो साउथ अफ्रीका में बहुत अच्छे विकल्प साबित हो सकते हैं और कल का बैटिंग बेशक उन्होंने स्लॉगिंग किया, लेकिन बीच में जो स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे 1-1 रन, 2-2 रन करके, वो उनके टेम्परामेंट को भी दिखा रहा था कि ये खिलाड़ी सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से भी टेम्परामेंट वाइज़ काफ़ी बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे ये जानकारी प्राप्त करके, हमारे दर्शकों को भी जानने को मिला। अब देखते हैं 2 सीरीज़ और बाकी हैं, अभी तो इंडिया भारत जो है 1-0 के बढ़त से आगे है। दूसरा और तीसरा जो श्रृंखला तीसरा का मैच जो हम है लोग अभी का फिर से वीडियो बनेगा, जी। तो आप हम लोग के साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ विवेक राज जी जुड़े हुए हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जी, जी, आपका विचार भी बहुत-बहुत धन्यवाद और आपकी राय टीम को बहुत-बहुत धन्यवाद कि हम दोनों को आमंत्रित किए और इस विषय पे हम लोग अपना-अपना राय दिए जी, और दर्शकों से भी कहना चाहते हैं कि आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और भारत किस कॉम्बिनेशन के साथ वर्ल्ड कप में जा सकती है। ये आप राय बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आपकी राय में। जी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद।